भाभी आज मेरा फेयरवेल है, आपकी परफ्यूम चाहिए मुझे, बस आज के लिए। हाँ हाँ क्यों नहीं दीदी, अभी दे रही हूँ। नंदा परफ्यूम का कवर हटाकर नैना को देती है और कहती है, दीदी लो, आप लगाकर मुझे वापस दे दो। नैना परफ्यूम छिड़क लेती है और नंदा फिर उसे ले जाती है। नंदा के जाने के बाद नैना कहती है, मैंने तो सोचा था कि फेयरवेल के बहाने परफ्यूम का नाम देख लूँगी, लेकिन भाभी तो बहुत तेज़ निकली, नाम ही गायब कर दिया ताकि मुझे कुछ पता ही ना चल पाए। नंदा अपने ससुराल में सभी की लाडली है, जो आता है बस नंदा नंदा करता रहता है। नंदा दिन भर सजी धजी रहती है और उसके शरीर से हमेशा परफ्यूम की खुशबू आती रहती है। वो कहीं भी जाती तो खुशबू महकने लगती और बिंदु भी उसे इसीलिए उषा से ज़्यादा पसंद करती है। एक रोज़ उषा की कुछ सहेलियाँ उसके घर आती है। आ जाओ, मैं काफ़ी देर से तुम लोगों का इंतज़ार कर रही हूँ। हाँ यार, आज कितने दिनों के बाद तुझसे मुलाकात हुई है। वो कॉलेज के दिन याद है ना, जब हम सब मिलकर घूमते थे। हाँ, वो दिन कैसे भूल सकती हूँ, वो तो मेरी ज़िंदगी के सबसे सुनहरे पलों में से एक है। तभी वहाँ से नंदा पार होती है। उसके पार होती ही हॉल में खुशबू ही खुशबू हो जाती है। अरे यार, इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? अभी उषा की देवरानी यहाँ से पार हुई है ना, उसी की खुशबू है। हट, तू बिना कुछ भी बोलती है। तभी नंदा वहाँ नाश्ता लेकर आती है और कहती है, आप लोग बातें छोड़िए, नाश्ता कीजिए। आज उषा भाभी ने बड़े ही चाव से नाश्ता बनाया है सबके लिए। हाँ, तुम सही कह रही थी, नंदा में से ही खुशबू आ रही है। तीनों सहेलियाँ नंदा से चिपक चिपक कर बातें करने लगती है और उषा को पूछती तक नहीं है। ये देखकर उषा का मन छोटा हो जाता है और वो उठकर रसोई में चली जाती है। इधर उषा की सहेलियाँ नंदा से कहती है, नंदा, हमें भी बताओ तुम कौन सा परफ्यूम लगाती हो। तुम्हारा पति तुम्हारे पल्लू से बंधा रहता होगा, हमें भी बताओ ना, हम भी तुम्हारी तरह यूं ही महकती रहेंगी। हमें भी बताओ, हम लोग भी यही लगाकर अपने पति को वश में करेंगे। अरे नहीं, हाँ आप लोग भी ना, मैं तो कोई भी परफ्यूम लगा लेती हूँ, पता नहीं पूरा दिन खुशबू अपने आप ही आती रहती है। उधर रसोई में उषा कहती है, जब देखो सब नंदा नंदा ही करते रहते हैं, जैसे मैं तो कोई हूँ ही नहीं। पहले से सासू माँ, नैना, देवर जी, मेरे पति, ये कम थे जो अब मेरी सहेलियों को भी नंदा ही भा रही है। मैं तो बस काम करने के लिए हूँ। उषा की सहेलियाँ नंदा से ही बातें करती रहती है और फिर चली जाती है। अब उषा की सहेलियाँ उषा से ज़्यादा नंदा की फ्रेंड बन जाती है। सबकी ज़ुबान पर नंदा का ही नाम रहता है। एक रोज़ बिंदु कहती है, बगल वाले अग्रवाल जी की बेटी की शादी है, शाम को जाना है। उषा को लगता है कि बिंदु उसे साथ चलने को कहेगी, इसलिए वो सुनते ही कमरे से बाहर आ जाती है और कहती है, हाँ मम्मी जी, उसने मुझसे भी कहा था, जाना तो ज़रूरी है। इतने में ही बिंदु कहती है, मैं और नंदा चले जाएंगे, तुम घर पर ही रहना उषा, किसी एक को तो घर पे रहना होगा। नंदा, मुझे अपनी खुशबू वाली परफ्यूम लगा देना ताकि मैं शादी में नजर आऊं। मम्मी जी मैं आपके साथ ही जा रही हूँ ना, मेरे होते हुए कोई आपको कैसे नहीं देखेगा, आप बस मेरे साथ रहिएगा। हाँ, मैं तो भूल ही गई, तुझे मैं इसीलिए तो शादी करके लाई थी। पता है, पहली बार जब मैं तुझे देखने गई थी तो तेरी खुशबू से ही मेरा मन खिल उठा था। बस वही देखकर मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुझे मैं अपने घर बहू बनाकर ले आई। उषा को तो कोई देखता तक नहीं, ना ही उसे तैयार होना आता है, ना ही कुछ। तू ना होती तो पता नहीं क्या होता मेरा। मेरी प्यारी मम्मी जी। उषा को ये सब सुनकर बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है। बस अब बहुत हो गया, अब मैं बताती हूँ इस नंदा को, जाने दो शादी में। वो वहाँ शादी में मज़े करेगी और मैं यहाँ उसका परफ्यूम चुरा लूँगी। देवरानी जी, अब निकलेगा तुम्हारा तेल। इधर शाम होते ही बिंदु और नंदा शादी में चले जाते हैं और उधर उषा नंदा के कमरे से उसके सारे परफ्यूम की बोतल खाली कर देती है और उसमें पानी भर देती है। अब आएगा देवरानी जी, अगली सुबह देवरानी जी आपके लिए आंसू लाएगा, आंसू। अगले दिन सुबह नंदा नहा धोकर तैयार होने लगती है और अपना परफ्यूम लगाने के लिए जाती है। परफ्यूम लगाना तो ज़रूरी है, परफ्यूम क्वीन परफ्यूम लगाकर ही तो महक उठेगी।
परफ्यूम छिड़कते ही नंदा को अजीब लगने लगता है। क्या हुआ, इसमें से महक क्यों नहीं आ रही? ये तो पानी लग रहा है। नंदा परफ्यूम सूंघती है और समझ जाती है, ये जेठानी जी के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। वो शेर है तो मैं सवा शेर। मैं भी छुपा छुपा कर परफ्यूम रखती हूँ। कितना फेंक दोगी जेठानी जी? नंदा अपने बेड के नीचे से छुपाया हुआ परफ्यूम निकालती है और खुद पर छिड़क लेती है और तैयार होकर बाहर निकलकर खड़ी हो जाती है। नंदा को देखते ही नैना कहती है, क्या बात है भाभी, आज तो आप रोज से भी ज़्यादा महक रही हैं। आपसे किसी की तुलना ही नहीं है। ये सुनकर उषा मन ही मन कहती है, ये कैसे हो सकता है? इसमें तो मैंने पानी भरा था। कहीं ये कोई जादूगरनी तो नहीं है? पानी से खुशबू कैसे आ सकती है? इसका कमरा चेक करना होगा। इतने में ही वीर नंदा से कहता है, नंदा, तुम्हारे हाथ के पुलाव का तो जवाब नहीं। आज तो मैं वही खाऊंगा। उषा तुम्हारे जैसा पुलाव नहीं बना पाती है। हाँ भैया, अभी बनाती हूँ। इतने में ही सोसाइटी की कुछ औरतें बिंदु के घर आती है और कहती है, बिंदु, हम तुम्हारी बहू को अपनी सोसाइटी की अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। उषा तुरंत कहती है, अरे मैं तो कब से चाहती हूँ कि मैं अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करूँ। हम तुम्हारी नहीं, नंदा की बात कर रहे हैं। नंदा की खुशबू की तरह हमारी सोसाइटी भी महक उठेगी। नंदा, तुम हमारे सोसाइटी की अध्यक्ष बनोगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। उषा तिलमिला उठती है और नंदा के कमरे में परफ्यूम इधर उधर ढूंढने लगती है। अब मैं परफ्यूम की बोतलें ही गायब कर दूंगी। उषा खोजबीन चालू कर देती है और बेड के नीचे से नंदा का परफ्यूम निकाल कर फेंक देती है और सारी बोतलें जिसमें उसने पानी भरा था वो भी फेंक देती है। अब यही सोसाइटी की औरतें उसे लात मार कर निकालेगी। आता तो उसे भी कुछ नहीं है। अगले दिन नंदा सोसाइटी के अध्यक्ष की शपथ लेने के लिए जाने के लिए तैयार होने लगती है। तब उसे एक भी परफ्यूम नहीं मिलता। भाभी के हाथ यहाँ भी पहुँच गए। अब मैं क्या करूँ? भाभी से तो बाद में निपटूंगी, लेकिन अभी शपथ में जाना ज़रूरी है। उषा मन ही मन खुश होती है और नंदा के साथ उसके घर के सभी लोग जाते हैं। नंदा वहाँ पहुँचती है, लेकिन आज उसके बदन से खुशबू नहीं आती। फिर भी लोग उससे चिपकने लगते हैं। आओ आओ नंदा, शपथ ले लो। वैसे ये साड़ी तुमने कहाँ से ली? बहुत सुंदर लग रही है। हाँ नंदा, इतनी भीड़ में भी तुम अलग दिख रही हो। नंदा तो नंदा ही है भाई। उषा मन ही मन कहती है, अब तो खुशबू भी नहीं आ रही नंदा के बदन से, फिर भी क्यों सब उससे चिपक रहे हैं? उधर मन ही मन मुस्कुराते हुए नंदा कहती है, भाभी जी, आप डाल डाल तो मैं पात पात। मुझे हराना मुश्किल है। आपने मेरा परफ्यूम चुराया तो मैंने लोगों को अपनी तरफ करने का नया तरीका ढूंढ निकाला। बेचारी मेरी चिठानी जी। और नंदा सोसाइटी की अध्यक्ष बन जाती है और सबके दिलों में राज करने लगती है। अब नंदा का उसके ससुराल में पहले से भी ज़्यादा रूप चलने लगता है और उषा की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। देखो विनय, मैं साफ साफ बता रही हूँ, इस बार गर्मी की छुट्टियों में मुझे कहीं ना कहीं घूमने चलना है। हर बार की तरह लास्ट मोमेंट पर बहाने मत बनाना। अरे क्यों चिंता करती हो? इस बार मेरा खुद छुट्टियां मनाने के लिए बाहर जाने का मन है। मैं समझता हूँ पिछले कई साल से मैं तुम्हें लेकर कहीं बाहर नहीं गया हूँ, लेकिन इस बार पक्का प्रॉमिस। ऐसा करते हैं, शिमला का प्लान बना लेते हैं। इधर तो गर्मी बहुत हो रही है। शिमला की ठंडी ठंडी वादियों में घूमेंगे और पूरे 10 दिन बिता कर ही लौटेंगे। पति विनय की बात सुनकर रुचि के मन में लड्डू फूटने लगे थे। वो अपनी देवरानी अनु से कहती है, अरे अनु, तुझे पता है आज मेरे पास एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। गैस कर, क्या हो सकता है? सच भाभी, ब्रेकिंग न्यूज़ तो मेरे पास भी है, लेकिन ठीक है, पहले आप मेरी न्यूज़ को गैस करो। अच्छा ऐसा करो, अपनी न्यूज़ सुनाओ, मैं बाद में अपनी सुनाती हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, तू पहले बता, तेरे पास क्या न्यूज़ है? अच्छा ऐसा करते हैं, दोनों एक साथ बोल देते हैं। रुचि और दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं, इस बार हम गर्मियों की छुट्टी में घूमने के लिए कहीं स्पेशल जगह जाने वाले हैं। इस बार हम गर्मी की छुट्टियों में घूमने के लिए कहीं स्पेशल जगह जाने वाले हैं। क्या तुम भी इस बार छुट्टियों में घूमने के लिए जा रही हो? हाँ, हमारा तो गोवा का प्रोग्राम बन गया है। हाय, मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ सच्ची। गोवा के बीच, हर तरफ बस पानी ही पानी, बहुत मजा आने वाला है। हाँ, गोवा भी ठीक ही है, लेकिन शिमला से उसकी कोई बराबरी नहीं है।
हम तो शिमला जा रहे हैं। गर्मी से तो पहले से ही बहुत परेशान है, इसलिए हमने सोचा इस बार पहाड़ों में जाकर छुट्टियां मनाई जाए। और गोवा में तो मैंने सुना है बहुत गर्मी रहती है ना? हाँ भाभी, थोड़ी गर्मी तो वहाँ रहती है, लेकिन गोवा बहुत खूबसूरत जगह है। गोवा की बीच, वहाँ का मौसम सब बहुत ही अच्छा है। खैर, अपनी अपनी पसंद होती है। आपको पहाड़ पसंद है तो आप पहाड़ों में घूमो, मुझे समुद्र पसंद है इसलिए मैं गोवा जा रही हूँ। एक सप्ताह के बाद बच्चों के स्कूल बंद होने वाले थे। अब चूंकि दोनों के घूमने का प्रोग्राम बन गया था, इसलिए अनु और रुचि दोनों ही बहुत खुश थी। तभी अचानक विनय को ऑफिस में कुछ जरूरी काम आ जाता है। देखो रुचि, नाराज मत होना, लेकिन इस बार भी हम लोग छुट्टियों में घूमने नहीं जा पाएंगे। अरे क्या तमाशा लगा रखा है आपने? पहले मुंगेरी लाल की तरह रंगीन सपने दिखाकर चने के झाड़ पर चढ़ा देते हो और फिर उसके बाद धम से जमीन पर गिरा देते हो। अरे क्या मिलता है मेरी भावनाओं के साथ ऐसे खिलवाड़ करके आपको? अरे भाग्यवान, तुम्हारी भावनाओं से खिलवाड़ करके मुझे कोई मजा नहीं आता। मेरा सच में जाने का मन था, मैंने तो सारी अरेंजमेंट भी कर लिए थे, लेकिन अचानक से बॉस का मेल आया कि आने वाले 1 महीने में किसी को भी छुट्टी नहीं मिलने वाली। और तुम जानती हो ना, प्रमोशन का समय चल रहा है। अगर बॉस की मर्जी के खिलाफ जाकर मैंने छुट्टी की तो समझो प्रमोशन गया हाथ से। अब तुम सोच लो, प्रमोशन चाहिए या नहीं? आप तो बस रहने ही दो, मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। पता नहीं कैसे आदमी से शादी हो गई मेरी। लोग एनिवर्सरी पर, बर्थडे पर अपनी बीवी को बाहर घुमाने ले जाते हैं। एक हमारे पतिदेव है, इनसे वैकेशन में बाहर नहीं ले जाया जा रहा है। एनिवर्सरी और बर्थडे तो ये क्या ही मनाएंगे। आप लेते रहो प्रमोशन, मुझे अब इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी। रुचि नाराज होकर वहां से चली गई थी। अगले 1-2 दिन तक तो उसका मूड बहुत खराब रहा और उसने विनय से कोई बात नहीं की। लेकिन फिर उसे अचानक से कई तरह की चिंताओं ने जकड़ लिया। ये अनु तो गोवा में जाकर मजे करेगी और मैं यहाँ पर अकेली घर में सिर्फ बर्तन मांजती रह जाऊंगी। वो वहां बीच पर फोटो खिंचवाएगी और मैं यहाँ पूरी और पराठे तलूंगी। इतना दुख मुझे अपने ट्रिप के कैंसिल होने का नहीं हो रहा जितना इस अनु के गोवा जाने का हो रहा है। ऊपर से मैंने जो इतना रायता फैलाया है, अब उसे कैसे समेटूं? मैंने तो पूरे किटी ग्रुप को चिल्ला चिल्ला कर ये अनाउंसमेंट कर दिया था कि इस बार मैं शिमला जाने वाली हूँ और वहां से सबको बर्फ की फोटो भेजूंगी। अब मिसेस वर्मा और मिसेस सक्सेना पूछ पूछ कर मेरा दिमाग खाली कर देंगे। बर्फ वाले फोटो कहाँ रह गए? और सबसे बड़ी बात, ये अनु गोवा जाकर वहां के फोटो भेजेगी, तब तो पूरे ग्रुप में मेरा मजाक बनकर रह जाएगा कि देखो देवरानी तो जाकर मजे कर रही है और बेचारी जेठानी रह गई यहीं पर मुंगेरी लाल के सपने देखते हुए। ऐसा करती हूँ, कुछ ऐसा चक्कर चलाती हूँ कि ये अनु भी गोवा ना जा पाए। अरे अगर मेरे नसीब में इस 4 दीवारी की कैद लिखी है तो ये कैद मैं अकेले नहीं झेलने वाली। अगर मैं घर पर हूँ तो इस अनु को भी मजे नहीं करने दूंगी। लेकिन ऐसा क्या करूं कि ये अनु अपना गोवा जाने का प्लान कैंसिल कर दे। मेरे कहने से तो ये अपना प्लान कैंसिल करने से रही। मुझे कुछ न कुछ ऐसा करना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आइडिया, माँ जी को बुलाकर शीना दीदी को मायके बुलवा लेती हूँ। जब ननद रानी आ जाएगी मायके तो भाभियों का तो प्लान कैंसिल होना ही है। इतनी गर्मी पड़ रही है कि 2 लोग मिलकर काम करते हैं ना, तब भी हालत एकदम पस्त हो जाती है। ऐसे में अगर इतना काम किसी एक को करना पड़ जाए ना, मुझे लगता है वो तो चक्कर खाकर ही गिर जाएगा। हाँ वो बात तो है, लेकिन तू चिंता क्यों कर रही है बड़ी बहू? तुम 2 लोग मिलकर ही तो काम करती हो ना, बस करती रहो यूं ही मिलजुल कर, क्या चिंता करती हो? माँ जी देखिए ना, कितने दिन हो गए शीना दीदी नहीं आई। अब दीदी को बुला लीजिए ना। मेरा ना 25 मई को सबके साथ सेलिब्रेट करने का मन है। देखो तब तक बच्चों की छुट्टियां भी हो जाएंगी, सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। अरे बहू, ऐसा क्या है 25 मई को जो तेरा सेलिब्रेट करने का मन हो गया? तेरा जन्मदिन है क्या? अरे नहीं नहीं माँ जी, है तो कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही मेरा मन था। इतने दिनों से हम सब लोग मिले नहीं, साथ बैठकर खाना नहीं खाया, तो क्यों ना एक दिन डिसाइड करके उस दिन शीना दीदी को भी बुला लेते हैं, सभी लोग साथ में खाना खाएंगे। ला, अभी तो गर्मी का रोना रो रही थी, अभी मेहमानों को बुलाने के लिए तैयार हो रही है। अरे जाने दे, इतनी गर्मी में शीना को बुलाएगी तो उसके साथ दामाद जी भी हैं, 2 बच्चे भी हैं, काम बढ़ जाएगा तेरा। थोड़ा मौसम ठीक हो जाए उसके बाद बुला लेंगे शीना को। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ना वो सब चिंता मत करिए, बुला लीजिए ना दीदी को।
अरे तू जा ना, जाकर अपना काम करना, क्या सुबह सुबह दीदी दीदी करने लगी। ठीक है, मैं सोचकर बताऊंगी। लगता है माँ जी इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे शीना दीदी कैसी हैं आप? मुझे ना आपकी बहुत याद आ रही है। आप ऐसा करो ना, कुछ दिन के लिए यहाँ आ जाओ ना। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसे कैसे? नहीं नहीं। अरे दीदी क्या नहीं नहीं, मैंने एक बार कह दिया ना आप आ रही हो मतलब आ रही हो। अरे आपकी भाभी इतने प्यार से आपको बुला रही है और आप हो कि नखरे दिखा रही हो। अच्छा, मैं अब कुछ सुनने वाली नहीं हूँ, मैंने ना टिकट भी देख लिया है। आपका टिकट करवा दे रही हूँ 25 तारीख को, सब लोग साथ में ही लंच करेंगे, बहुत मजा आएगा। और हाँ, मैंने सोचा है उस दिन 2-3 तरह की अच्छी अच्छी डिशेस भी बना लूंगी। अरे भाभी लेकिन बात तो सुनो। अरे मुझे कुछ नहीं सुना, आप आ रही हो मतलब आ रही हो। अच्छा चलो, अब आप इतना जिद कर रही हो तो कर दो मेरी टिकट। अच्छा, कितने तारीख का टिकट कराया आपने? 22 तारीख का करा रही हूँ, अगले हफ्ते की 23 तारीख को आप यहाँ पहुँच जाओगे। चलो ठीक है, फिर 23 को मिलते हैं। अब आएगा ना मजा। 23 तारीख को शीना दीदी आ जाएगी। अब देखती हूँ 24 तारीख की फ्लाइट पकड़कर कैसे जाएगी ये छोटी गोवा। अरे माँ जी खुद ही नहीं जाने देगी, मैं क्या माँ जी की आदतें जानती नहीं हूँ। मुझे पक्का पता है माँ जी यही कहने वाली है, मेरी बेटी साल भर में मायके आई है, उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छूटनी चाहिए। अनु बहू ऐसा करो, अपना टिकट थोड़ा पोस्टपोन कर लो, शीना चली जाए उसके बाद गोवा जाना। बेचारी छोटी छटपटाएगी तो बहुत, लेकिन माँ जी के आगे भला चलती किसकी है इस घर में। टिकट तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा। बस 4 दिन की बात है, उसके बाद मजा आएगा। ननद शीना को मायके बुलाकर रुचि बड़ा रिलैक्स फील कर रही थी। देवरानी का प्लान खराब करके उसे अच्छा महसूस हो रहा था। माँ जी, मैंने दीदी का टिकट करा दिया है। 23 तारीख को दीदी यहाँ पहुँच जाएंगे, उसके बाद 25 तारीख को हम सब लोग मिलकर स्पेशल लंच करेंगे। आप देखना क्या क्या बनाती हूँ मैं। अच्छा चल ठीक है। जैसा कि रुचि ने प्लान किया था, 23 तारीख को ननद शीना अपने मायके पहुँच जाती है। 24 तारीख की सुबह। माँ जी अब देखिए ना, पूरे साल भर में शीना दीदी आई है और इस छोटी ने गोवा जाने का प्रोग्राम बना लिया। ये भी कोई बात हुई? अगर मैं होती ना छोटी की जगह तो तुरंत अपना प्लान कैंसिल कर देती। अरे दीदी से इम्पोर्टेंट भी कुछ हो सकता है क्या? पूरा परिवार इकट्ठा रहेगा यही सोचकर तो मैंने दीदी को यहाँ बुलाया था, और अब ये छोटी सारा मजाक खराब करके वहां गोवा जाने की तैयारी कर रही है। आप ही बताइए, परिवार से ज्यादा खुशी क्या वो समुद्र तट के किनारे अकेले लेट कर मिल जाएगी इसको है? और वैसे भी अभी तो वहां बहुत गर्मी होगी। आप कहिए ना, ये अपना टिकट 2-3 महीने के बाद का करा ले। अरे भाभी कैसी बात कर दी आपने, छोटी भाभी को टिकट विकट कैंसिल कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों, आप नहीं चाहती कि सब लोग एक साथ मिलकर छुट्टियां मनाएं? अरे साथ में छुट्टियां मनाने के लिए ही तो मैं भाभी के साथ गोवा जा रही हूँ। क्या आप भी अनु के साथ गोवा जा रही हैं? अचानक ऐसे कैसे? अरे भाभी अचानक नहीं, मेरा तो शुरुआत से ही छोटी भाभी के साथ गोवा जाने का प्रोग्राम था। लेकिन फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे मैं आपको वही तो बताना चाहती थी कि मैं घर आकर क्या करूँगी, मैं गोवा जा रही हूँ। लेकिन फिर जब आप बार बार जिद करने लगी तो मैंने सोचा ठीक है, मैं यहीं से भाभी के साथ ही गोवा जाने के लिए निकल जाऊँगी। अच्छा भाभी, अब आप ऐसा करो ना, हम सबके लिए कुछ अच्छा सा बनाकर पैक कर दो, हम लोग ना रास्ते में खा लेंगे। अरे जाने देना इन दोनों को, हम दोनों सास बहू है ना यहाँ। सुन बड़ी बहू, वो तो बार बार 25 मई कह रही थी ना, जा 25 मई की तैयारी कर ले। ऐसा करते 2 तरह की सब्जी, पूरी, सलाद, रायता, और हाँ कुछ मीठा भी बना ले। और सुन, वो गोवा वाला भरता भी बना लेना, हमें सेलिब्रेट करेंगे ना। क्या ये सब सच में बनाना पड़ेगा? अनुज और पिंकी की शादी को 5 साल हो चुके थे और उनका एक बेटा भी था 2 साल का, जो हर बच्चे की तरह काफी शैतान था। पिंकी गोलू के होने से पहले जॉब करती थी, लेकिन अब उसकी देखभाल में ही उसका पूरा वक्त गुजर जाता था। गोलू, यहाँ आओ बेटा, क्या कर रहे हो? ठंड लग जाएगी, चलो जल्दी से कपड़े पहन लो। चलो, ये लड़का ना दिन ब दिन शैतान होता जा रहा है। अरे आ जाओ ना यहाँ। अरे इसने अभी तक कपड़े क्यों नहीं पहने? ठंड लग जाएगी इसे। अरे माँ जी, कब से पकड़ रही हूँ इसे, हाथ में नहीं आ रहा, देखिए ना, आप ही पहना दीजिए। अरे तुम्हारे हाथ में नहीं आ रहा तो मेरे कहाँ से आएगा, तुम ही पकड़ा कर पहना दो। जी ठीक है,
यहाँ आओ गोलू, क्या कर रहे हो? आ जाओ ना बच्चा। दिव्या गोलू को पकड़कर अच्छे से तैयार कर देती है। खाना खिलाते खिलाते दिन कब ढल जाता है पता ही नहीं चलता। सो गया गोलू बहू? जी माँ जी। चल ठीक है, तो अब आराम से रोटियां बना ले, कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है। आराम से रोटियां बना, फिर हम सब साथ में खाते हैं। जी माँ जी। और खुद का भी ख्याल रखा कर, सारा दिन तो बच्चे में ही चला जाता है तेरा। दिव्या की जिंदगी उसके ससुराल के कामों में और बच्चे में चली जाती थी, लेकिन जब भी कोई उसे बाहर चलने को या कहीं घुमाने को कहता तो वो ना कर देती। अरे भाभी चलिए ना, कितने दिनों से आप कहीं बाहर भी नहीं गई। आज मेला लगा है लाल बाग रोड पर, मजा आएगा। नहीं रिया, तुम जाओ, हमारा मन नहीं है, हम तो घर में ही ठीक है। अरे चली जाना बहू, तेरा मन भी बहल जाएगा। कितने दिन हो गए यहीं घर में रहती है, ना कहीं आती है ना कहीं जाती है। नहीं माँ जी, मेरा मन नहीं है। फिर बाहर जाना होगा तो गोलू को तैयार करूं, उसे डायपर पहनाओ, उसे खिलाओ। बाहर भी ना वो रोता रहता है, तो उसे संभालने में ही हमारा सारा वक्त चला जाता है। अरे भाभी थोड़ी देर के लिए चलिए ना, मजा आएगा आपको भी। आजकल तो हमें घर के अलावा कहीं मजा ही नहीं आता। ठीक है, आपकी मर्जी है तो फिर मैं चलती हूँ। हाँ हाँ, तुम जाओ, तुम एंजॉय करो। दिव्या को अब कई कई दिन हो जाते थे वो घर से पैर भी बाहर नहीं रखती थी। अगर कोई उसे कहीं चलने के लिए भी कह दे तो वो गुस्सा हो जाती या साफ साफ मना करती थी। अरे चलो ना थोड़ी देर, कितना कहा है मासी ने कि गोलू और दिव्या को भी ले आना। नहीं नहीं, वहाँ नहीं जाना, शादी में कितनी भीड़ होती है। गोलू ना तो हमें खाने देता है ना एंजॉय करने देता है, हम घर में ही ठीक है। अरे बच्चे तो सबके एक जैसे ही होते हैं दिव्या बहू, लेकिन तुम तो कहीं घर से निकल ही नहीं रही। यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा बाहर निकलो, फ्रेश हो जाओगी। नहीं माँ जी, मेरा मन नहीं है, मैं घर में ही ठीक हूँ। वैसे भी मुझे अब तैयार होना भी अच्छा नहीं लगता। अब ये क्या बात हुई भला? है तैयार होना नहीं पसंद, बाहर जाना नहीं पसंद, कहीं आना जाना नहीं है, तो क्या सारे रिश्ते तोड़ ले क्या समाज से? मैंने आप लोगों को तो जाने से नहीं रोका ना, आप जाइए ना, बस मुझे कहीं चलने को मत कहिए प्लीज। दिव्या, मासी ने बहुत प्यार से कहा है गोलू और तुम्हें ले आने को। हाँ तो कह देना कि मेरी तबीयत खराब थी। अगली बार बुआ जी के पास जाना था, तब भी यही बहाना किया था मैंने, और आकाश अब फिर से मासी को भी यही बहाना दे दे तो आप कोई और बहाना कर लीजिए, मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे चलने के लिए मत कहिए। मेरी बहन कितने प्यार से सबको बुला रही है, और इसे देखो किसी की भावनाओं की पड़ी ही नहीं है, बस सारा दिन इस गुफा में बैठे रहना है। चलिए माँ ठीक है, कोई बात नहीं, उसका मन नहीं होगा, मैं बाद में बात करूंगा उससे। चलिए चलते हैं। हाँ ठीक है, बैठी रहे इस ससुराल की गुफा में, मुझे क्या। मासी के घर ना जाने की वजह से दिव्या, कावेरी और आकाश के बीच काफी बहस हुई। सबका मूड भी काफी खराब हुआ। दिव्या को भी इस बात का बुरा तो लग रहा था कि उसने अपनी सास और पति का कहा नहीं माना, लेकिन फिर भी वो अपने फैसले से टस से मस नहीं हुई। आज तो थोड़ी देर के लिए चल लो, आज शादी है, मौसी के बेटे के सारे फंक्शंस पर तो हम ही गए, आज बस थोड़ी देर के लिए चलोगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। अरे छोड़ देना बेटा, ये नहीं मानने वाली, इसे तो इसी घर में मजा आता है, कहीं नहीं निकलना इसे बाहर, बस बैठे रहना इस गुफा में दुबक के। मुझे नहीं जाना कहीं भी। ठीक है, मैं तुम्हें ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा। हम जा रहे हैं, आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। ठीक है। आकाश और कावेरी चले जाते हैं, तभी दिव्या का फोन बजता है। हेलो। हेलो माँ, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ बेटा, तू बता कैसी है, और मेरा गोलू कैसा है? हम दोनों ठीक है माँ। अच्छा, दामाद जी बता रहे थे कि तू आजकल कहीं बाहर नहीं निकलती, सास की बहन के बेटे की शादी में भी नहीं गई, कोई बात है क्या बेटा? नहीं ना माँ, कोई बात नहीं है, बस मेरा मन नहीं करता कहीं भी जाने का। अरे बेटा, ऐसे घर में बैठी रहेगी तो मन भी खराब ही रहेगा, थोड़ा बाहर निकल, घूम फिर, सबसे मिलेगी तो मन भी अच्छा होगा तेरा। पता नहीं क्यों माँ, मेरा ये सब करने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। ऐसा क्यों बोल रही है दिव्या? जब तेरी शादी नहीं हुई थी तब तू नहीं कहती थी कि माँ मैं यहाँ जाऊंगी, वहाँ जाऊंगी, ये पहनूंगी, वो पहनूंगी, अब क्या हो गया?
माँ पता है पहले मुझे बाहर जाना, घूमना, सबसे मिलना जुलना बहुत पसंद था, लेकिन अब ये सब करने का मन ही नहीं करता। सोचती हूँ बाहर जाऊंगी तो गोलू को संभालने में भी वक्त चला जाएगा। फिर रोता है, कभी जिद करता है। मैं एंजॉय तो कर नहीं पाती, उल्टा थक कर आ जाती हूँ। उसके अलावा किसी फंक्शन में जाओ तो सब लोग आपको पहले तो देखकर बोलते, अरे गोलू की बात तो तुम्हारा वजन बढ़ गया है, वजन कम नहीं किया, जॉब अभी शुरू नहीं की, गोलू कितना कमजोर सा है, इसे कुछ अच्छा सा खिलाया पिलाया कर। और मुझे अब खुद को देख कर भी ना तैयार होने का मन ही नहीं होता। मैं ये समझ सकती हूँ बेटा, क्योंकि मैं भी इन सब से गुजर चुकी हूँ। समाज एक औरत को देखकर कई सारी एडवाइस देना शुरू कर देता है, कभी उसके कपड़ों को लेकर, कभी उसकी बातों को लेकर, कभी उसके बच्चे को लेकर। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि इस वजह से किसी का आत्मविश्वास भी बिगड़ सकता है। माँ मुझे ना बाहर जाने से नफरत सी हो गई है। मैं सोचती हूँ दिन भर बस मैं घर में ही रहूंगी और कहीं ना जाऊं, किसी से बात भी ना करूं। मैं तेरी बात को समझ रही हूँ बेटा, लेकिन तू खुद सोच कि क्या समाज का बोलना बंद हो जाएगा? क्या वो तुझे ताने नहीं मारेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होगा बेटा। तू गलत करेगी तो भी वो बोलेंगे, तू सही करेगी तो भी बोलेंगे। इससे बेहतर है कि तू वो कर जो तुझे सही लगता है। माँ जब हम बाहर जाते ना तो गोलू को संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद कोई मेरा साथ नहीं देता। माँ जी को कहती हूँ तो वो कहती है, तेरा बेटा मुझसे नहीं संभलता। एक माँ को सबके साथ की जरूरत होती है, लेकिन इस बात को कोई नहीं समझ रहा। मैं क्या करूँ माँ, मैं थक गई हूँ, मुझे नहीं जाना बाहर। अरे दिव्या रो मत बेटा, एक काम कर, कुछ दिन यहाँ आ जा मेरे पास रहेगी तो तेरा मन भी बहल जाएगा और थोड़ा आराम भी हो जाएगा। पर माँ, अरे परवर कुछ नहीं, तेरा दिमाग और शरीर, उसे जब अच्छे से आराम मिलेगा तभी तो तू इस ससुराल की गुफा से बाहर आ पाएगी। तो आजा मेरे पास, मैं आज ही बात करती हूँ दामाद जी से। ठीक है माँ। दिव्या की जो हालत थी शायद हम में से हर उस औरत की होती है शादी के कुछ सालों बाद। हम खुद दिमागी रूप से और शारीरिक रूप से इतना थक जाते हैं कि हम खुद को कैद करने लग जाते हैं। जिस तरह दिव्या खुद को कैद किए जा रही थी ससुराल की गुफा में, लेकिन दिव्या को उसकी माँ की सलाह का सहारा मिल गया। लेकिन कई बार कुछ औरतों को कोई समझने वाला नहीं होता, ऐसे में उसी गुफा में कैद होकर रह जाती हैं। जैसे कुछ सालों बाद हमारी रिया हो रही थी। रिया की शादी को 4 साल हो गए, अब तो उसका एक बच्चा भी है, लेकिन उसे देखो अपने मायके तक आना नहीं चाहती। हाँ, उस दिन जीजा जी भी कह रहे थे कि कहीं बाहर नहीं आती मेरे साथ, हर बार मना कर देती है। अरे पता नहीं क्या हो गया है उसे, यहाँ तो कैसे हर दिन घूमने को तैयार होती थी मेरी बच्ची, न जाने ऐसा क्या हुआ। माँ जी, रिया भी वही महसूस कर रही है जो मैं कर रही थी कुछ साल पहले। जैसे मैंने खुद को गुफा से बाहर लाया, मैं रिया को भी बाहर लाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं आज ही उससे बात करूंगी। और सुनिए, अब रिया के पति का फोन आया ना तो उससे कहिएगा कि रिया से कहे कि जब भी वो बाहर जाएंगे तब चिंटू को वही संभालेंगे। रिया को ये सुनकर बेहतर फील होगा। मैं समझ गया दिव्या, मैं आज ही रिया के पति से बात करता हूँ और मैं रिया को आज ही कुछ दिनों के लिए अपने पास बुला लेती हूँ। अब मेरी बेटी का घर है, मतलब मेरा ही घर है ना, क्या आप ही समझन जी। हाँ वो बात भी सही है आपकी, ये तो आप ही का घर है, जब चाहे मुंह उठा के आ जाया कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये कहानी है त्रिवेणी की, जिसकी बेटी मालविका की शादी अर्जुन से होती है। अर्जुन एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है और अर्जुन और मालविका को कॉलेज से ही एक दूसरे से प्रेम होता है। अपनी बेटी महलों में ब्याही गई है, इस बात का पूरा फायदा उठाती है त्रिवेणी, क्योंकि त्रिवेणी को पहले से ही चोरी करने की आदत होती है और अब वो अपनी बेटी मालविका के ससुराल में बार बार जाकर चोरियां करना शुरू कर देती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसी है इस बिगड़ी हुई माँ की कहानी। मम्मी, सासू माँ, ये लीजिए नाश्ता। माँ, ये बिस्किट्स आप मत खाइए, ये शुगर फ्री बिस्किट्स सासू माँ के लिए हैं, इन्होंने खास विदेश से मंगवाए हैं। अरे रहने दो मालविका बहू, पूनम रायचंद का दिल बहुत बड़ा है,
मैं गरीबों को इतना दान करती हूँ तो क्या अपनी समधन को एक बिस्किट नहीं दे सकती? जस्ट किडिंग समधन जी। और हाँ मालविका बहू, आइंदा से तुम ये नौकरों वाले काम बिल्कुल मत करना। इन सब के हाथों में क्या मेहंदी रची है? मालकिन वो पिछली बार सोने और चांदी के बर्तन हमसे टूट गए थे, इसलिए हमें बड़े साहब ने रसोई का काम करने से मना किया है। अरे चिल चिल, हम रायचंद हैं और इस महल में ऐसे हजारों सोने और चांदी की चीजें हैं। टूटती है तो टूटने दो, हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। ये सब सुनकर त्रिवेणी के मन में लालच का प्रकोप जाग उठता है और वो मन ही मन पूरे महल को निहारते हुए कहती है, हाय, अब जब ये पूनम रायचंद अपनी जुबान कह रही है, फिर तो इस घर पे भी हाथ साफ करना ही पड़ेगा। अपनी बेटी का ससुराल है तो क्या हुआ, इसमें कोई लाज शर्म नहीं। उल्टा मैं तो भाग्यवान हूँ कि मेरी बेटी एक महल की बहू बनी है। त्रिवेणी अब रायचंद मैंशन में रोजाना आना शुरू करती है और वो चुपके से पूनम के कमरे में घुसकर उसकी अलमारी से उसकी साड़ियाँ और गहने चुराती है और अपने बैग में लेकर पीछे के गेट से रफू चक्कर हो जाती है। पूनम जब हॉल में आती है तभी, अरे मालविका बहू, समधन जी कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। सासू माँ, वो मम्मी को ना आज मंदिर जाना था, आज कोई बड़ी पूजा है वहाँ, इसलिए वो चली गई। पूनम जब अपनी साड़ियाँ और गहने गायब दिखती है तो, ओफो, लगता है फिर से मैं अपनी साड़ियाँ और गहने कहीं रख कर भूल गई। लगता है लॉन्ड्री में गई है साड़ियाँ और गहनों को पॉलिशिंग के लिए दिया होगा। पूनम को भूलने और लापरवाही की आदत थी और कोई भी चीज़ यहाँ से वहाँ हो जाए तो वो उसका कसूर अपनी लापरवाही पर थोप देती, जो कि सच नहीं था। ये बस पूनम के मन का भ्रम था। ऐसे ही त्रिवेणी कभी रसोई में से चांदी और पीतल के बर्तन, कभी महल के मंदिर में से महंगी मिठाइयाँ, कभी कोई फ़ोन, कभी कोई घड़ी, तो कभी तिजोरी से पैसे चुराती रहती और महल में कानों कान किसी को भनक तक नहीं लगती। एक बार, अरे ये क्या मालविका, हमारी तिजोरी खाली और खुली क्यों है? इसका मतलब घर में चोरी हुई है। तुम रहती कहाँ हो? तुम्हारा हमारे कमरे ऊपर ध्यान नहीं रहता है क्या? ये क्या बेतुकी बात कर रहे हो आप अर्जुन? मैं इस घर की बहू हूँ और मेरे कंधों पर दुनिया भर की जिम्मेदारियाँ रहती हैं। अब क्या मैं कुर्सी लगाकर कमरे में बैठकर चौकीदारी करती रहूँ? वही रह गया है क्या? पूरे महल के हाउस कीपिंग स्टाफ और सिक्योरिटी को एकत्रित किया जाता है और सबकी तलाशी ली जाती है। पूनम को अब समझ में आ जाता है कि पिछले कुछ दिनों से सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि महल की काफ़ी चीज़ें भी गायब हो रही थी। पूनम का पति इंद्रेश कहता है, अरे पूनम, तुम खामखा अपने आप पर भुलक्कड़ होने का, लापरवाही होने का शक कर रही थी, जबकि चोरियां सिर्फ हमारी ही नहीं पूरे महल की चीज़ों की चोरी हो रही थी और मालविका बहू और अर्जुन की भी कई सारी चीज़ें गायब हुई हैं। महल में सिक्योरिटी इंचार्ज बोलता है, बड़े साहब, हमने ये बात आपको बताने की कोशिश की, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप शहर के बाहर थे और मालकिन जी भी दिन भर बाहर रहती थी, तो बता ही नहीं पाए। महल में छोटी सी छोटी चीज़ें भी चोरी हो रही है। ये बात तो अब बहुत गंभीर हो गई है और तगड़ी सिक्योरिटी तैनात कर लो, लेकिन अब इस घर में कोई चोरी नहीं होनी चाहिए। तभी वहाँ पे त्रिवेणी आ जाती है। क्या हुआ दामाद जी, और आप सब इतने चिंतित और परेशान से क्यों नजर आ रहे हो? कोई समस्या आन पड़ी है क्या? हाय हाय। अर्जुन त्रिवेणी को आए दिन होने वाली चोरियों के बारे में बताता है और त्रिवेणी थोड़ी सी घबरा भी जाती है। अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी बात? आम सी बात है, हमारे गली मोहल्लों में ना इतनी सारी चोरियां होती है, तो फिर ये तो एक राजमहल ठहरा। चिंता मत कीजिए आप सब, कड़ी सिक्योरिटी कर दीजिए। मतलब क्या, चोर और चौकन्ना हो जाएगा और कम चोरी करेगा। क्या मतलब है आपका समधन जी? हाय हाय, अरे गधेड़ी बेवकूफ त्रिवेणी, ये क्या बोल रही हो? बैल मुझे मार जैसी समस्या खड़ी मत कर त्रिवेणी। समधन जी, किस सोच में डूब गई आप? अब कुछ भी तो नहीं समधन जी, समधी जी, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि आप अपना सारा सामान सहज के छुपा के रखिए, इसमें भलाई होगी आपकी। पूनम को त्रिवेणी के इस व्यवहार पर थोड़ा सा शक आ जाता है,
त्रिवेणी अब से रायचंद मैंशन में आना जाना कम कर देती है अपने घर में। बस अब अपना अगले कुछ दिनों तक का स्टॉक तो मैं भर लाई हूँ। अब वहाँ रायचंद मैंशन में मामला काफ़ी गर्म है। जब तक वो ठंडा नहीं हो जाता मैं वहाँ तीज त्योहारों में ही आया जाया करूँगी, क्योंकि अगर मैं वहाँ गई तो चाहे मैं एक चम्मच ही क्यों ना लूँ, उसे भी चोरी करने से अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी। क्या करूँ, आदत से मजबूर जो हूँ। और बेवकूफ रायचंद, उन्हें तो पता भी नहीं कि आस्तीन का सांप रोज उनके घर में आकर चोरी करके जाता है। बेचारे जितने माला माल हुए उतने ही कंगाल भी हो गए। महल में एक नौकर पूनम के पास जाकर उससे कहता है, मालकिन, मुझे ना आपको एक बात बतानी है। वो दरअसल छोटी मालकिन की मम्मी यानी कि त्रिवेणी जी को मैंने अपनी आंखों से चोरी करते हुए देखा था। क्या तुम घन चक्कर हो क्या? तुम्हें ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। मुझे वैसे भी उस सो कॉल्ड समधनजीत त्रिवेणी पर शक तो आ ही रहा था, लेकिन कंफर्म नहीं कर पा रही थी मैं आपको ये बात पहले इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था और आप मेरी बात पर विश्वास भी नहीं करते। और तो और त्रिवेणी जी इतनी चालाक हैं कि उन्होंने महल की उन्हीं जगहों पर चोरी की है जहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं है। अब देखना मैं क्या चक्रव्यूह रचाती हूँ। अब मैं हमारा पुश्तैनी हीरे का हार सरेआम हॉल में रख दूंगी और जैसे ही वो त्रिवेणी उस हार को चुराएगी तब मैं उसे रंगे हाथ पकड़ लूंगी। पूनम की इन सब बातों को मालविका कमरे के बाहर ही सुन लेती है और वो अत्यंत हैरान और स्तब्ध हो जाती है। मालविका फौरन अपनी माँ त्रिवेणी को फ़ोन लगाती है। मम्मी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने अपनी ही बेटी के ससुराल में इतनी सारी चोरियां की। वेरी बैड मम्मी। सासू माँ को आपकी इन काली करतूतों के बारे में सब पता चल चुका है। मालविका बेटा, ये तो क्या करी है? मैंने कोई चोरी चकारी नहीं की यार। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, बाय। मालविका इतना कहकर फ़ोन कॉल कट कर देती है। त्रिवेणी अब पूरी तरह डर चुकी थी। वहीं रायचंद मैंशन में पूनम हॉल में खुले आम पुश्तैनी हीरे का हार रख देती है और त्रिवेणी को न्योता देने के लिए फ़ोन लगाती है। त्रिवेणी पूनम का कॉल देखकर कांपने लगती है। पूनम, रायचंद का कॉल, मेरी तो आज शामद है। अरे, आज सूर्योदय किसी और दिशा से हुआ है क्या? त्रिवेणी मेरा फ़ोन नहीं उठा रही। खैर, वो वैसी भी आज आने ही वाली थी 2 बजे तक। अपने आप आएगी और सारी चोरी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाएगी। पूनम अपने कमरे में आराम करने चली जाती है और सभी नौकर भी भोजन करने जाते हैं। तभी वहाँ पर बालकनी से एक चोर आता है और वो पुश्तैनी हीरे का हार चुरा कर ले जाता है। और बाद में जब पूनम ये सीसीटीवी में देखती है तब ये क्या, ये तो एक आदमी चोर है। अरे नहीं, ये क्या कर दिया मैंने। तभी पूनम का फ़ोन बजता है और उसे एक वीडियो मैसेज आता है जिसमें त्रिवेणी का वीडियो होता है। क्यों समधन जी, आपको क्या लगा आप मुझे पकड़ लोगी? लेकिन मैं तो चली 7 समंदर पार। अब आप मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगी। मेरी मालविका का ख्याल रखना और अपने सामान का भी। त्रिवेणी, तुम्हारी इतनी हिम्मत! पूनम गुस्से में फ़ोन पटक देती है और वहाँ त्रिवेणी एरोप्लेन में उड़कर सारा चुराया हुआ सामान लेकर रफ चक्कर हो जाती है।